बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ग्रुप 2 एलिमेंट्स है और आज हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि उनकी कौन कौन सी बुनियादी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके मुतालिक कौन कौन से इसके रिएक्शंस हैं। तो दिस इज़ अवर सेकंड लेक्चर। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप 3 को डिस्क्राइब करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप 2 एलिमेंट्स, these are included in S block elements. The elements of the group 2 are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. These elements are also called as alkaline earth metals. Alkaline earth metals because they are found in abundance in earth crust. Within the earth crust they are abundantly found. ये अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कैल्शियम सिलिकेट मिट्टी में होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है, इनके सिलिकेट्स पाए जाते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, देखिए ये मार्बल चिप्स जो होती है और मार्बल स्टोन जो है, तो बेसिकली ये अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नाउ दे आर अल्कलाइन एज वेल। फॉर एग्जांपल, इफ वी डिसॉल्व देयर ऑक्साइड्स or we do react them with water, they start reacting with the water to form their respective hydroxides. Hydroxide is a basic thing. So as all the metallic oxides are basic in nature, and hence the metallic oxides of group 2 metals, they are also basic in nature. Okay, सो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है दैट इज NS2। S ब्लॉक है तो इससे जाहिर है कि कोई भी S सब शेल इनकम्प्लीट होगा। ऑलवेज इनके अंदर S सब शेल इनकम्प्लीट होगा। इनके अंदर एक खास बात आपने नोट करनी है। वो खास बात क्या है? इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इनके दरमियान गैप कम होता है। दैट्स वाई they usually lose 2 इलेक्ट्रॉन। पहले एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, थोड़े से फर्क के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर देंगे। जबकि इससे पहले जो आपने 1A एलिमेंट्स पढ़े थे, इनके अंदर ऐसा नहीं था। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बाद जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है? दैट इज मोर। इतनी ज्यादा गैप है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का कि दे डू नॉट लूज देयर सेकंड इलेक्ट्रॉन, hence they only lose 1 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये ग्रुप 2A भी है आउटर मोस्ट शेल में। आगे चलेंगे हम जी आज। नाउ दीज आर द मेटल्स ऑफ ग्रुप 2। इनमें कुछ एलिमेंट्स हैं। बेरिलियम है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर की जब बात की जाए तो एक बात समझा करें कि मेटल फिजिकली भी क्या कैरेक्टरिस्टिक रखती है और केमिकली भी क्या कैरेक्टरिस्टिक रखती है। फॉर एग्जांपल, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल क्या होते हैं? लस्ट्रस शाइन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा ये मेलिएबल और डक्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। दे आर सब्जेक्टेड टू बी हैमर्ड, दे ट्रांसफॉर्म इनटू शीट्स एंड वायर्स। इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी कहते हैं। इसके अलावा मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड देम। ओके, सो ये फिजिकल हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गए, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होना, मास सिवाय मरकरी के विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल्स जो हैं बुनियादी तौर पर ये उसके फिजिकल करेक्टर हैं। व्हाट आर द केमिस्ट्री ऑफ मेटल्स? जनरल केमिस्ट्री ऑफ मेटल्स क्या है? केमिस्ट्री में किस चीज़ को, किस बिहेवियर को, किस केमिकल बिहेवियर को मेटालिक बिहेवियर कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉन देने की जल्दी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, electropositive character, this is called as opposite to electronegative character. So ये chemical characteristic है। फिर तमाम metals acid और water और acid से react करती हैं, जो reactive metals हैं, and release hydrogen gas and form respective metallic hydroxide। यानी all the metals react with water, mostly जो reactive metals हैं, ठीक है, they react with water to form their hydroxides which are basic in nature। फिर मेटल ऑक्सीजन से टार्निश होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा।
ऑक्सीजन के साथ जो मेटालिक सरफेस का रिएक्शन है और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाना है, दिस इज कॉल्ड टार्निशिंग। तो मेटल जब टार्निश होती हैं तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाती हैं। मेटालिक ऑक्साइड इज आल्सो बेसिक इन नेचर। मां सिवाय एल्यूमिनियम, लेड और जिंक के, इन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? एसिड के साथ एज अ बेस बिहेव करना और बेस के साथ एज अ एसिड बिहेव करना। इज दैट क्लियर? यस सर। स्टॉप इट प्लीज यहाँ से। अच्छा जी, अब ये मेटल्स हैं बुनियादी तौर पर आपके पास इनके फीचर्स आ गए। ठीक है, हमने एक बात देख ली कि मेटल्स के मेटालिक फीचर्स क्या होते हैं। केमिकल हिंट्स क्या है मेटल्स के? कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी हो किसी चीज़ में, हम उससे कहते हैं कि ये मेटालिक नेचर है या ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल है। आगे चलेंगे। Now look at the flame color in the group 2 element. We have already studied the flame color of characteristic flame color of group 1 elements. देखिए फ्लेम कलर कैसे होता है। जब हम किसी एलिमेंट को फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो उस एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपने लोअर लेवल से हायर लेवल पे चले जाते हैं। एंड व्हेन दे डू कम बैक इन देयर ओरिजिनल शेल्स दे रिलीज एनर्जी विच दे हैव एब्जॉर्ब्ड। वो एनर्जी जो उन्होंने एब्जॉर्ब करके वो हायर शेल में गए थे वो रिलीज करते हैं। एंड दैट एनर्जी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट हैविंग अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। और हर कलर की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए ये फ्लेम जो होते हैं ये मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम जो है किसी एटम का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है। ये उसका फिंगरप्रिंट होता है, इसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। किसी और एलिमेंट की इस तरह पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अब अगर लिथियम है ये स्कारलेट रेड है और कैल्शियम है ये ब्रिक रेड है, तो रेड की एक रेंज है फ्रीक्वेंसी की, कोई एक वैल्यू नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 350 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर तक टोटल रेंज आती है। तो 650 से 750 तक रेड का एक शेड है। अब उसके अंदर 100 फ्रीक्वेंसीज हैं तो वो रेड कलर के शेड्स होंगे सारे। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब पहले दो एलिमेंट्स जो हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के, दे हैव नो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम बट कैल्शियम हैज अ ब्रिक रेड कलर। स्ट्रॉन्शियम फ्लेम क्रिम्सन रेड कलर होता है। ब्रिक रेड और क्रिम्सन रेड में फ़र्क है, ये बिल्कुल लाइट सा सुर्ख होता है और ये शार्प रेड होता है। बेरियम एप्पल ग्रीन है, ये देखें बेरियम का एप्पल ग्रीन फ्लेम आपको नज़र आ रहा है। आगे चलेंगे जी हम। अब हमने एक बात देखनी है कि पर्टिकुलरली अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में और पर्टिकुलरली 1A और 2A में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब पहली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आपको मालूम है क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर? मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कहलाता है। अब क्या ऐसा होता है टॉप टू बॉटम कि एटम अनएबल टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है? मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप ऊपर से नीचे आए टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाते हैं। अब अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसने खींचना है? न्यूक्लियस ने। तो न्यूक्लियस जब शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर मोस्ट शेल उससे दूर होता जाएगा तो डेफिनेटली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दूर होगा और उसको अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जाएगी। लेफ्ट टू राइट पीरियड में, हालांकि पीरियोडिक ट्रेंड हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि लेफ्ट टू राइट एक पीरियड के अंदर अगर आप चल रहे हैं, थर्ड पीरियड में चल रहे हैं आप, तो थर्ड पीरियड में थर्ड शेल ही होगा थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तीसरे पीरियड में ही, तो पीरियड नंबर आपको पता है शेल नंबर होता है, तो शेल चेंज नहीं हुआ लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है ना। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना शुरू हो जाए और शेल कांस्टेंट रहे तो वो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव हो जाता है। हम कहते हैं दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, एटम का साइज छोटा होता जाएगा। जितना एटम का न्यूक्लियस हैवी होगा और उसका अपना साइज इतना श्रंकन होगा, इतना ज़्यादा वो
अट्रैक्ट करेगा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो आप देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल कॉर्नर पे ग्रुप 7A है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ग्रुप है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह सारे। इज दैट क्लियर? फ्लोरीन इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू 4। ओके, एक चीज आपने और देखनी, ये जो एरो आपको नजर आ रहे हैं, लिथियम टू मैग्नीशियम, बेरिलियम टू एल्यूमिनियम। अब लिथियम इज अ मेंबर ऑफ द 1A ग्रुप, वेयर एज बेरिलियम इज अ मेंबर ऑफ 2A ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप के पहले मेंबर का एक आपको मैंने पेक्यूलियर बिहेवियर बताया था कि फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप is slightly different in properties from the rest of the member of the group. This is called as a peculiar behavior. ये खुसूसी behavior होता है जो दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मसलन ये लिथियम के कार्बोनेट्स वाटर इनसॉल्युबल हैं, सोडियम के कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल हैं। इस तरह के छोटे छोटे फर्क होते हैं। अब ये जो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ वन ग्रुप है, ये नेबरिंग ग्रुप के या एडजेसेंट ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट से रिजेंबलेंस शो करता है। इस तरह लिथियम सेकंड ए 1A का मेंबर है, सेकंड ए के बेरिलियम की बजाय मैग्नीशियम से सिमिलैरिटी शो कर रहा है। इसी तरह बेरिलियम 3A के एल्यूमिनियम से सिमिलैरिटी शो कर रहा है। 3A का पहला मेंबर बोरॉन है, वो 4A के सेकंड एलिमेंट सिलिकॉन से रिजेंबलेंस शो कर रहा है। इस रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ये देखें डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ दी है। इज दैट क्लियर? आगे चलेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ मेटालिक रेडियस टॉप टू बॉटम कैसे ये इंक्रीज होता जा रहा है। देखें 0.16, 0.19 स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, 0.21 इंक्रीज हो रहा है, 0.224। तो ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? बेसिकली कि नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई ये मेटालिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का सम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन एंड डेंसिटी। देखिए डेंसिटी भी ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब हम इनके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते हैं। आपने अगर मैग्नीशियम मेटल देखा हो तो मैग्नीशियम मेटल बर्न्स विद अ वेरी ब्राइट फ्लेम, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल बर्न्स विद अ वेरी ब्राइट फ्लेम टू मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाइट कलर पाउडर होता है, मैग्नीशियम सिल्वरी वाइट मेटल है, और वो जब बर्न होती है तो ये वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है वाइट सॉलिड में, विच इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैंने आपको बताया कि तमाम मेटालिक ऑक्साइड्स माँ सिवाय एल्यूमिनियम के, लेड के और जिंक के, तमाम मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वी विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज़ है? इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड। हमारे स्टमक में अगर एसिडिटी बढ़ जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे स्टमक में HCl पैदा होता है, क्योंकि वो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। प्रोटीन का जो एंजाइम है, ठीक है, वो एक्टिवेट नहीं होता जब तक कि एसिडिक मीडियम ना हो, ठीक है। पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो रेगुलर हमारा एसिड जो स्टमक है ये एसिड प्रोड्यूस करता है। अब कभी कम ज़्यादा हो जाए, एसिड ज़्यादा हो जाए, तो नतीजे के तौर पे क्या होता है कि हमारी जो है ना वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये बर्न होना शुरू होती है, जलन जिसे कहते हैं सीने की। और फिर हम एंटी एसिड यूज़ करते हैं, तो एंटी एसिड क्योंकि बेस है, एसिड को बेस टाइट्रेट कर जाता है एंड मेक्स साल्ट एंड वाटर। मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ नॉट टॉक्सिक फॉर अस इन स्मॉलर क्वांटिटीज़। सो इस तरह हम स्टमक की एसिडिटी का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज एन एंटी एसिड, आपकी बुक में लिखा हुआ है। आगे चलेंगे, मैग्नीशियम को बर्न होते हुए दिखाया गया। अब आगे ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड आयन। यह आपको वजह बताई जाएगी कि मैग्नीशियम पर ऑक्साइड क्यों नहीं बनाता, ठीक है, और सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं बनाता, और पोटेशियम क्यों सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो पहले आप ये बात समझ लें कि ये ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड होते क्या हैं।
ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑक्सीजन एक एटम जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इट मेक्स एन आयन कॉल्ड एज ऑक्साइड आयन, एंड व्हेन द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2 it is called as normal oxide. Similarly, when 2 atoms of oxygen, remember 2 atoms of oxygen, it was only 1 atom in normal oxides, but here there are 2 atoms. 2 atoms मिलकर if they gain 2 electrons and they make an ion called as peroxide ion. देखें यहाँ एक ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी कितनी है, 2 ने मिलकर -2 किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो पर ऑक्सीजन एटम -1 चार्ज आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑक्सीजन एटम की -1 होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जिस में ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 है, देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ गए। सिमिलरली अगर हम इधर देखें तो यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटमों ने मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इन पे -1 चार्ज है। अब पर एटम चार्ज कितना आएगा, -12, इसलिए ये सुपर ऑक्साइड है। और जितना ये माइनस में वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ऑक्साइड की, ठीक है, -2, -1, -12, तो जितना ये वैल्यू नीचे जाती जाएगी इतना ऑक्सीजन इंक्रीज होती जाएगी उस सब्सटेंस में, ठीक है। अब ये मुमकिन क्यों नहीं है, वाई मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म, अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि वाई मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म peroxide but sodium forms peroxide, या why sodium do not form superoxide but potassium forms superoxide। आपकी बुक में लिखा हुआ कि why lithium do not form peroxide but sodium form peroxide and why potassium form superoxide। इसकी ये वजह लिखी हुई है कि जो कैटायन होता है, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट जिसके साथ ऑक्सीजन के इस ऑक्साइड आयन ने सराउंड करना है, जिसको क्लस्टर करना है, सराउंड करना समझते हैं। एक लिथियम का एटम है, इसने ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाना है, तो ऑक्सीजन इस लिथियम के एटम को क्या करेगी, सराउंड करेगी। तो अगर सराउंडिंग कैटायन जो है वो छोटा है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द ऑक्सीजन एटम्स टू सराउंड इट, टू क्लम्प इट, ठीक है। तो इफ द कैटायन इज टू स्मॉल इट इज नॉट इजी फॉर एनफ पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड टू क्लस्टर अराउंड। यानी पॉजिटिव चार्ज छोटा होगा तो ऑक्सीजन के लिए क्लस्टर करना उसे मुश्किल होगा। इसलिए जरूरी है कि जब किसी एटम ने पेरोक्साइड बनाना हो तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो। सोडियम का साइज लिथियम से बड़ा है, लिहाजा सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। पोटेशियम का साइज सोडियम से भी बड़ा है तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। एक अनयूजुअल चीज इसमें ऐसा है कि सब ऑक्साइड भी होते हैं जिनकी वैलेंसी इवन मोर लेस देन दैट ऑफ -12 होती है, उनको सब ऑक्साइड कहते हैं। इसकी सिर्फ एक एग्जांपल मौजूद है, कार्बन सब ऑक्साइड, वो भी अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर। डन, आगे चलेंगे। यहां पर ये देखिए, द क्लस्टर, द क्लोजर द एनायन विद द कैटायंस द मोर स्टेबल द आयनिक कंपाउंड ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल में एनायंस और कैटायंस, एनायन कहते हैं बेटा नेगेटिवली चार्ज एटम को, कैटायंस कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज एटम्स को। तो जितना ये आयंस आपस में क्लोज होंगे इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी इतना आयनिक क्रिस्टल मजबूत होगा, इतना वो रिजिड होगा, इतना वो थर्मली स्टेबल भी होगा। आगे आप थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे इन चीज़ों की आपके सिलेबस में। The normal oxide MO is formed when the metals are heated with oxygen. Strontium and barium also form peroxides, ठीक है जी, क्योंकि इनका साइज जो है बड़ा है। And as M+2 ions are smaller than the M+ ions, ठीक है। अब ये M+2 ions चूँकि स्मॉलर होते हैं, ठीक है। M+2 आयन कौन से होते हैं, ग्रुप 2 के आयन्स, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम। और M+1 आयन कौन से होते हैं, ग्रुप 1A के आयन्स। तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो तो साइज ऑफ द आयन छोटा होता है, ठीक है। इसलिए M+2 आयन M+1 आयन से छोटे होंगे, लिहाजा M+ आयन पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। ये बहुत नीचे तक पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, यानी ग्रुप में बहुत नीचे आना पड़ेगा। स्ट्रोंशियम देखें काफ़ी नीचे है, इज दैट क्लियर। तो पेरोक्साइड डू नॉट फॉर्म अनटिल लोअर डाउन द ग्रुप 2 देन इन ग्रुप 1।
ठीक है, यानी ग्रुप 1 के अंदर पोटेशियम पर ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन ग्रुप 2 में पर ऑक्साइड कहाँ जाके बन रहा है, यानी ग्रुप 1 में सोडियम पर ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम ग्रुप 1 का तीसरा मेंबर है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रोंशियम जाके पर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ग्रुप 1 की अगर ये हाइट है, फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बना रहा है, तो स्ट्रोंशियम यहाँ जाके पर ऑक्साइड बना रहा है, लोअर देन दैट ऑफ ग्रुप 1। यही लिखी हुई है कि they do not form until lower down the group 2 than in group 1। आगे चलेंगे जी। अब रिएक्शन विद वाटर, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ स्लो रिएक्ट करता है, बहुत स्लो रिएक्ट करता है। ठीक है, लेकिन स्टीम के साथ ये रिएक्शन क्या करता है, तेज करता है। अब स्टीम के साथ रिएक्शन क्यों तेज करता है, बिकॉज स्टीम की एनर्जी कोल्ड वाटर की एनर्जी से ज़्यादा होती है। स्टीम में मॉलिक्यूल सुपर हीटेड होते हैं या हीटेड होते हैं, तो मॉलिक्यूल के पास हीट एनर्जी आ जाए तो डेफिनेटली वो रिएक्शन के लिए ज़्यादा फिजिबल है, ज़्यादा बेहतर तरीके से रिएक्ट करता है। इज दैट क्लियर? बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद वाटर एट ऑल। ठीक है, अब ये देखें वो टॉप मेंबर है यहाँ पे, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, इब्राहिम ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, ये कोल्ड वाटर के साथ स्लो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हॉट वाटर के साथ तेज रिएक्ट कर रहा है। ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा और हॉट वाटर के साथ तो बहुत विगोरस करेगा। फिर स्ट्रोंशियम और बेरियम ये रिएक्ट करते चले जाएंगे, तो जैसे आप डाउन द ग्रुप आते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, वाटर के साथ रिएक्शन की एबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। असल में मेटल की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये देखें यहाँ स्लोली रिएक्शन है और यहाँ रैपिडली रिएक्शन है। आगे चलेंगे। ऑक्साइड रिएक्शन विद वाटर। अब कोई भी मेटालिक ऑक्साइड है ग्रुप 2 का, मसलन मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब वाटर से रिएक्ट करेगा ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, ये पार्शियली सॉल्युबल है, इसका सस्पेंशन बनता है, ट्रू सोल्यूशन नहीं बनता। वो मेडिसिन देखी है आपने जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बिल्कुल मिल्क के कलर की होती है, उसमें कोई लग्जेटिव मिलाया होता है, ठीक है, एंटी कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट लग्जेटिव मिलाया जाता है, ठीक है, और फिर उसको मिला के मिक्स करके तो ये मेडिसिन बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन pH इसकी 10 होती है, डेफिनेटली बेसिक होती है, विच इज क्वाइट इनफ to titrate the acidic pH of stomach content. Rest of the group 2 oxides react with increasing rapidity and in descending the group. जैसे जैसे आप ग्रुप में डिसेंड होते जाएंगे, जो रिएक्शन की विग्रोसिटी है या वो रैपिड रिएक्शन और तेज रिएक्शन होता जाएगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जा रहा है, मेटल की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है हुज़ैफा, आगे चलेंगे। अब रिएक्शन विद एसिड, ये भी मेटल का टिपिकल कैरेक्टर है। व्हाट डू यू मीन बाय टिपिकल कैरेक्टर? मखसूस बात, मेटल की पहचान है कि वो एसिड से हाइड्रोजन निकाल देती है, शर्त यह मेटल रिएक्टिव हो। इसके लिए मेटल का एक टेबल बनाया गया है जिसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। टॉप मोस्ट मेटल टेबल में उसके ऊपर टॉप पे है और लोअर मोस्ट पे गोल्ड है। अब गोल्ड और प्लैटिनियम जो है, पर्टिकुलरली गोल्ड जो है, किसी कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट नहीं करती। आप नाइट्रिक एसिड डाले हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाले हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले हैं, हाँ उसको रिएक्ट करवाने के लिए आपको नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करना पड़ेगा 3:1 से, उससे बनेगा नाइट्रोसाइल क्लोराइड, और नाइट्रोसाइल क्लोराइड से नेसेंट क्लोरीन रिलीज होगी, वो नेसेंट क्लोरीन गोल्ड के साथ रिएक्ट करके गोल्ड क्लोराइड बना देगी। इसको एक्वा रिजिया कहते हैं, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में। तो गोल्ड स्मिथ इसी तरीके से गोल्ड को डिसॉल्व करते हैं, उसको उसके ऊपर डिफरेंट वर्क करते हैं। बाकी अगर आप ऊपर आते जाएं करते 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 आपको पता चलेगा कि ये मैग्नीशियम वगैरह ये तो एसिड से रिएक्ट करती है, तेज रिएक्ट करती है, लेकिन पोटेशियम का एसिड से रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। यानी आप पोटेशियम मेटल एसिड में डाल के भाग नहीं सकेंगे, इतने जल्दी वो हाइड्रोजन सारी की सारी एसिड से बाहर निकाल देगा, और इतनी तेज हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस होगी तो इट विल कैच द फायर, रिएक्शन विल बी हाईली एक्सोथर्मिक,
इट विल सिंपली एक्सप्लोड। और सीजियम देखें रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर है, वो एसिड नहीं मांगेगी, पानी भी नहीं मांगेगी, बस आप उसे एयर के अंदर एक्सपोज कर दें, इट विल एक्सप्लोड। तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। मैग्नीशियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव इस लिहाज से एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि मेटल है, तो मेटल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साल्ट बनाएगी। अगर एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तो मेटल क्लोराइड बनाएगी, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड था तो मेटल सल्फेट बनाएगी, एसिड नाइट्रिक एसिड था तो मेटल नाइट्रेट बनाएगी, एसिड फास्फोरिक एसिड था तो मेटल फास्फेट बनाएगी। तो यहाँ देखें HCl था, क्लोराइड बन रहा है, H2SO4 था, सल्फेट बन रहा है, हाइड्रोजन दोनों सूत्रों में रिलीज हो रही है। दिस कैन बी टेकन एज अ प्रिंसिपल। इसको हम एक असूल के तौर पे ले सकते हैं कि रिएक्टिव मेटल्स डू रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म साल्ट, corresponding salt. Is that clear? Yes, sir. Reactions is more vigorous as we go down the group. मैंने आपको बताया कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती चली जाती है। आगे चलेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? देखिए, जब आप किसी चीज़ को हीट करते हैं, किसी कंपाउंड को, और उसकी ब्रेकडाउन होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दैट कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड थर्मल डिकम्पोजिशन को रेजिस्ट करे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी थर्मली डिकम्पोज ना हो, तो हम कहते हैं वो सब्सटेंस थर्मली स्टेबल है। हम क्या कहते हैं? वो सब्सटेंस क्या है? थर्मली स्टेबल है। अब थर्मल स्टेबिलिटी में आप ये देखिए कि कार्बोनेट है, कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो उससे ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब कार्बोनेट चाहे बेरिलियम का हो, मैग्नीशियम का हो, कैल्शियम का हो, स्ट्रोंशियम का हो, बेरियम का हो या रेडियम का, रिएक्शन इसी पैटर्न का होगा। कार्बोनेट आफ्टर रिएक्शन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सेम पैटर्न बट हाई टेम्परेचर नीडेड फॉर डिकम्पोजिशन। अब ऊपर से नीचे जाते जाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह नाइट्रेट्स है, ये भी आपके सिलेबस में है कि नाइट्रेट्स जब ब्रेक होते हैं, when we heat nitrates of group 2, magnesium nitrate, calcium nitrate, strontium, barium, तो क्या होता है? इनका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनता है। मसलन मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन रिलीज होगी। और कहता है कि द सेम पैटर्न रिएक्शन है बट हायर टेम्परेचर नीडेड फॉर डिकम्पोजिशन एज वी गो डाउन द ग्रुप। क्योंकि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो सिर्फ कार्बोनेट की इंक्रीज नहीं हो रही, नाइट्रेट की भी इंक्रीज होगी, फास्फेट की भी इंक्रीज होगी, सल्फेट की भी इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. द चार्ज डेंसिटी, अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है? एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द कैटायन। इसे पोलराइजेबिलिटी फैक्टर या पोलराइजेशन कहते हैं। विल अफेक्ट द डिकम्पोजिशन ऑफ द टेम्परेचर। ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी Z/R, एटॉमिक नंबर ओवर एटॉमिक रेडियस रेशो, इतना इजी होगा उसे डिकम्पोज करना, यानी इतनी थर्मल डिकम्पोजिशन कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी उसमें। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। अगर उसका Z/R यानी एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक रेडियस का रेशो ज़्यादा है, और अगर कम है रेशो तो थर्मल डिकम्पोजिशन मुश्किल होगी, सब्सटेंस थर्मली स्टेबल होगा। आगे चलिए। Which of the following equations represent the reaction that occurs with the calcium nitrate is heated strongly? ठीक है, अब यहाँ आपके पास ये कैल्शियम नाइट्रेट है। मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई नाइट्रेट हीट करेंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन रिलीज होगी। इनमें से कौन सी इक्वेशन उसे रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वेशन बी। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, इधर उसने ऑक्साइड गलत बनाया, बाकी चीज़ें ठीक हैं। यहाँ पे उसने ऑक्साइड बनाया ही नहीं है मेटल का, ठीक है, दो चीज़ें ठीक की हैं। यहाँ पर उसने ऑक्सीजन मिस कर दी है, तो ये वो इक्वेशन है जिसमें सारी चीज़ें ठीक आ रही हैं। इज दैट क्लियर? पैटर्न आपको याद हो जाना चाहिए, अगर एक पैटर्न का रिएक्शन है जी। इज दैट क्लियर? आगे चलें। Which of the following elements are likely to have an electronegativity similar of that of aluminium? अब एल्यूमिनियम से ज़्यादा ये बेरिलियम है, क्योंकि बेरिलियम का आपने डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा था शुरू में कि लिथियम का मैग्नीशियम से है, बेरिलियम का
एल्यूमिनियम से है, और बोरॉन का सिलिकॉन से है। ठीक है, बोरॉन का सिलिकॉन से ये रिलेशनशिप है, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से और लिथियम का मैग्नीशियम से है। दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? Which of the following statement is true? All nitrate of group 2 metals are decomposed by heating, giving NO2. अब aqueous sodium nitrate in acidic litmus, aqueous ammonium nitrate is alkaline to litmus. The alkali metal nitrates are insoluble in water और metal dissolve। इसमें A statement जो है वो correct है, जो भी हमने decomposition पढ़ी है। आगे चलेंगे। Compounds of group 2 elements, कौन कौन से compounds होते हैं? देखिए हम इनसे क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, तो मेटल्स के बहुत सारे यूजेस हैं। देयर आर सेवरल यूजेस ऑफ मेटल्स। ठीक है, उनमें कॉइन्स बनाना, कॉस्मेटिक्स, ये मैग्नीशियम के जितने भी कार्बोनेट्स हैं और सल्फेट्स हैं, ये फेस पाउडर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा शिप इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सारी मेटल्स यूज़ होती हैं, उनकी एक्सट्रैक्शन में, जो मेटल की एक्सट्रैक्शन है उनमें यूज़ होते हैं। पीवीसी पाइप बनाने में, कॉइन्स बनाने में। आगे चलेंगे। अब सबसे पहले ये देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेल्टिंग पॉइंट 2852, कैल्शियम ऑक्साइड 2614, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड 2430। व्हाई मेल्टिंग पॉइंट इज गोज ऑन डिक्रीजिंग? मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज होता चला जा रहा है? बिकॉज मेटल का जो एटम है उसका एटॉमिक साइज है डाउन द ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है, रेडियस उसका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एज m+2 कैटायनिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, द आयनिक बॉन्ड बिकम वीकर, हेंस लेस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, तो आप जब मेटल को मेल्ट करते हैं तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, प्लीज लीव इट। आगे चलेंगे जी। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ड्यू टू लाइन इंडस्ट्रियल फर्नेसेस। ये जो फायर ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, जो फर्नेस होती है जिसके अंदर हम आयरन को मेल्ट करते हैं, उसके अंदर जो ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, उन ब्रिक्स के बनाने में ये यूज़ होता है। ठीक है, वो ब्रिक्स जो होती हैं उनको फायर ब्रिक्स इसलिए कहते हैं कि जो भी फर्नेस होती है जिसके अंदर आप आयरन को मेल्ट करते हैं, उसकी अंदरूनी दीवारें जो होती हैं वो ख़ास किस्म की ईंटों से बनती हैं, ख़ास किस्म की ब्रिक्स से बनती हैं। ठीक है, उन ब्रिक्स को क्या कहते हैं? फायर ब्रिक्स। ठीक है, तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वो फायर ब्रिक्स यूज़ होती हैं और उनमें आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये देखें, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स में कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन है, ये ब्रेक हो रहा है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेट लाइम बना रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ा। आगे चलें। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है, उससे कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। देखिए ये बेस है, ये एसिड है, ये साल्ट है और ये वाटर है। दिस इज सिंपल कॉल्ड टाइट्रेशन रिएक्शन in which acid combines with the base to form salt and water। तो इसके बाकी भी इसी तरह होंगे, तमाम हाइड्रोक्साइड होंगे ग्रुप 2A के, वो बेसिक इन नेचर होंगे और वो तमाम एसिड से मिलकर क्या बनाएंगे? साल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूना जो है ये खेतों में डाल देते हैं ताकि सॉइल की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। पास्ट टाइम्स में हमारे पास मोर्टार होता था। क्या होता था? मोर्टार हम कैसे बनाते थे? मिट्टी, रेत और कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, इनको मिक्स करते थे। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कंबाइन होता था तो सिलिकॉन कैल्शियम सिलिकेट बनता था, CaSiO3। इसको मोर्टार कहते थे। ये पुराने ज़माने का मड सीमेंट है। आप देखते हैं कि 4-4, 5-5 हज़ार साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं और वो मॉन्यूमेंट्स जो हैं, इसी तरह जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं उनके अंदर वो चीज़ें कायम हैं, बिकॉज वो मोर्टार बहुत मजबूत होता है। नेचुरली मिट्टी में आप चूना मिक्स कर दें और रेत मिक्स कर दें तो नेचुरली अगर आपके पास सीमेंट नहीं है तो आप कंस्ट्रक्शन का काम उससे कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? मोर्टार। आगे चलेंगे जी। A farmer spread lime on the land which has already been treated in a nitrogenous fertilizer. Which reaction will occur? ठीक है, इनमें कौन से रिएक्शन होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? आपने जारी बात है बीच में क्या डाला है? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डाली है, नाइट्रेट डाले। अल्टीमेटली जब उसने लाइम स्प्रेड किया तो लाइम स्प्रेड करने से अमोनियम कंपाउंड बनेंगे। नाइट्रोजन जिसमें मौजूद है वो यही रिएक्शन है।
ठीक है, तो दिस प्रोबेबली रिएक्शन नंबर 3 विल अकर। आगे चलेंगे। When decomposing in water, organic refuse is oxidized to form carboxylic acid। जब हम डिकम्पोज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को तो वो का आखिरकार ऑक्सीडाइज होता किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। द वाटर बिकम्स एसिडिक एंड एक्वाटिक लाइफ इज डिस्ट्रॉयड। विच एडिटिव इज सुटेबल टू रिमूव दिस एसिड पोल्यूशन। इसमें आप क्या यूज़ करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे या पोटेशियम नाइट्रेट। तो हम इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। आगे चलें जी। कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स में हम आगे देखेंगे। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, ये मैट्रिक में आप पढ़ के आए हैं कि अगर कैल्शियम के सल्फेट और मैग्नीशियम के सल्फेट पानी में मौजूद हों तो वो सोप के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं एंड दे प्रिवेंट द फोम फार्मेशन और लेदर फार्मेशन। साबुन की झाग नहीं बनती। दैट्स वाई मोर सोप इज कंज्यूम्ड। दैट्स वाई मोर सोप इज कंज्यूम्ड। इसलिए उस पानी को हार्ड वाटर कहते हैं। अब हार्ड वाटर की किस्में होती हैं। टेम्परेरी हार्ड वाटर वो होता है जिसमें बाइकार्बोनेट शामिल हो, क्योंकि बाइकार्बोनेट बॉइलिंग से सॉल्युबल इनसॉल्युबल कार्बोनेट में तब्दील हो जाते हैं। अगर पानी में बाइकार्बोनेट मिक्स हुआ है कोई भी, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, सोडियम का, तो वो वाटर जो है वो टेम्परेरी हार्ड वाटर है। जब आप उसे बॉयल करेंगे तो वो इनसॉल्युबल होकर बॉटम में बैठ जाएगा। आप देखते हैं कि जब आप पानी को बॉयल करते हैं पीने के लिए बड़े पैमाने पर, उसके उस कंटेनर के अंदर साल्ट बॉटम में बैठ जाता है, नज़र आता है। ठीक है, वो जो भी कंटेनर होता है उसकी दीवारों में भी लगा हुआ होता है। बहुत ज़्यादा एक पतीला हो जिसमें आप पानी बार बार गर्म करते हो, उसकी साइडों पे आपको वाइट मटेरियल नज़र आएगा, पाउडर जो चिपका रहता है, तो वो साल्ट्स होते हैं। लेकिन अगर कैल्शियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट या मैग्नीशियम का सल्फेट डिज़ोल्व हो जाए पानी में तो वो सॉल्युबल होता है और वो पानी में परमानेंट हार्डनेस काज करता है। इसके लिए फिर हम आयन एक्सचेंज मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे हम सोडियम जियोलाइट से उसको रिएक्ट करवाते हैं और वो हार्डनेस उसकी ख़त्म करते हैं। आगे चलेंगे। यहाँ पे हम देखें सबसे पहले कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो स्टीरेट हैं, बेसिकली ये क्या चीज़ होती हैं। बेसिकली स्टीरेट इज द केमिस्ट्री ऑफ सोप। केमिकल नेम ऑफ सोप इज द सोडियम स्टीरेट। ठीक है, तो ये स्टीरेट जो है बुनियादी तौर पे क्या करते हैं, सोप जो होते हैं ये फैट को डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, और फैट को डिज़ोल्व करते हैं तो इस तरीके से ये क्लीन करते हैं किसी भी चीज़ में से जो फैटी मटेरियल है उसको। तमाम सोप्स जो है फैट को डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोप है। आगे चलेंगे। A number of methods can be used to softening water। मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से मेथड है। लाइम वाटर भी यूज़ होता है, सोडियम क्लोराइड भी यूज़ होता है, इसे हम स्किप करेंगे। आगे चलेंगे। ये क्विज है, इसको भी स्किप करें। कंपाउंड ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट्स में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल रिएक्शन वाटर के साथ आप पहले पढ़ चुके। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका एसिड के साथ रिएक्शन आप पढ़ चुके, क्योंकि ये तमाम कार्बोनेट्स जो होते हैं ना, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे व्हेन दे आर ट्रीटेड विद द एसिड। ये याद कर लें कि ऑल द मेटालिक कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स व्हेन दे आर ट्रीटेड विद वाटर दे कैन रिएक्ट विद द डिल्यूट एसिड। वो डिल्यूट एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए इनका ताल्लुक डिल्यूट एसिडिक ग्रुप से है। डिल्यूट एसिड डालें कार्बोनेट्स में, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और पर्टिकुलर ऑक्साइड बनेगा। तो ये तमाम बाइकार्बोनेट देखें, सब में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है, रिलीज हो रही है। आगे चलेंगे, ये भी कोई देर से स्किप करें। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अब यहाँ पर ये देखें, आपके पास कार्बोनेट्स की ये सॉल्युबिलिटी है, सल्फेट्स की ये सॉल्युबिलिटी है, क्रोमेट्स की ये सॉल्युबिलिटी है। तो क्रोमेट्स आर हाईली सॉल्युबल, सल्फेट्स आर हाईली सॉल्युबल ऑफ मैग्नीशियम। लेकिन यहाँ कैल्शियम के क्रोमेट्स हैं, कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, और ऑक्सिलेट की भी सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज होती है सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप। अगर हम नीचे आते जाएं तो ये सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाती है, फर्दर डिक्रीज होती चली जाती है। इज दैट क्लियर? ये ट्रेंड हमारे सामने आ गया। हाउ मेनी स्लाइड्स आर लेफ्ट? आगे चलें। अब ये सोडियम क्लोराइड है, ये इसे हम रॉक साल्ट भी कहते हैं,
ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हमारी बॉडी के अंदर भी नमक की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे अंदर क्लोराइड आइंस बड़ा रोल प्ले करते हैं, सोडियम आइन बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये टेबल साल्ट के तौर पे भी यूज़ होता है, और एज अ सोर्स ऑफ सोडियम मेटल एक्सट्रैक्शन रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है, एज अ सोर्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन यूज़ होता है। इसके अलावा नॉर्मल सिलाइन के तौर पर मेडिकल स्टोर्स में ये यूज़ होता है। नमक का जो सोल्यूशन है, जो बंद नाक को खोलने के लिए अक्सर यूज़ होता है, उसे कहते हैं नॉर्मल सिलाइन, वो NaCl का सोल्यूशन होता है। ये इसकी लेटेस्ट एनर्जी है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल ऑफ NaCl इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी, या मेक द क्रिस्टल ऑफ NaCl, ठीक है। आगे चलेंगे जी। हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ये होती है कि जब आप किसी भी गैसियस आयन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दैट गैसियस आयन बिकम्स द एक्वस आयंस, उसे आप क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एक्वस आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। इज दैट क्लियर? आगे चलेंगे। ये देखें NaCl, Na एक्वस और Cl एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है जब आप इसको सोल्यूशन में लेके आएंगे, और वो NaCl जब गैसियस फॉर्म में होंगे तो गैसियस फॉर्म में दोबारा ये NaCl बना देंगे, और अगर आप इन्हें आयनाइज करेंगे तो दोबारा से NaCl आयंस बना देंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब जितने भी सल्फेट्स हैं, दे आर कंपेयर्ड विद द M+2 गोइंग डाउन द ग्रुप, द इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायंस डज नॉट कॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज, बट द हाइड्रेशन एनर्जी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। इसी तरह मैंने जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड गोइंग डाउन द ग्रुप, the increase in size of cations does not cause a significant change in the hydration energy, but lattice energy becomes less and less negative, ठीक है। तो lattice energy increase होती चली जाती है और हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है जी। तो ये आपका ग्रुप 2 था। देखें कोई स्लाइड लेफ्ट ओवर है, दिस इज बस यहाँ रहने दें, दिस इज द ग्रुप 2 एलिमेंट। आई होप यू गॉट द लेक्चर। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ग्रुप 3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कितना मिनट की